नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा शिक्षण कौशल के रिलेटेड लेसन दूसरा का पार्ट 5 है और यह लेसन दूसरा का लास्ट पार्ट है, क्योंकि लेसन दूसरा थोड़ा लंबा था, इसीलिए इसके कई पार्ट हमें बनाना पड़ा। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट भर्ती की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में शिक्षण कौशल के रिलेटेड यूथ कंपटीशन टाइम्स के जो वन लाइनर पोर्शन का जो पार्ट होता है शिक्षण कौशल का, उसको कवर किया जा रहा है। शिक्षण कौशल में प्राइमरी सुपर टेट में 10 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनता है। तो अगर आप 10 नंबर में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस वीडियो की PDF अगर आपको प्राप्त करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। तो चलिए दोस्त, हम आपको बता दें कि मैंने पहला लेसन जो शिक्षण की विधियां एवं कौशल थे उसको समाप्त कर चुका था। उसको 2 पार्ट में मैंने समाप्त किया था। उसके बाद शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये काफ़ी लंबा टॉपिक था, इसीलिए इसके कई पार्ट मुझे बनाना पड़ा। और आज का जो लास्ट पार्ट है इसका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का, वो 5वां, और आज के बाद ये हमारा जो शिक्षण अधिगम का सिद्धांत वाला लेसन दूसरा है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर हम वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए दोस्त, आज हम चलते हैं अपने शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के पार्ट 5 पर। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया है संस्कृत वर्णमाला, और इसका पार्ट 1 है। तो इस वीडियो को भी आप देखिएगा अगर आप प्राइमरी भर्ती सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो। इसमें हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया जा रहा है अलग अलग, जैसे कि इस टॉपिक में, इस वीडियो में आपको वर्णमाला के सभी प्रश्न मिलेंगे। उसके बाद जैसे जैसे जो भी टॉपिक आएंगे उसके रिलेटेड सिर्फ उसी टॉपिक के रिलेटेड प्रश्न मिलेंगे। तो आज ये पहला प्रैक्टिस सेट मैंने संस्कृत का भी अपलोड कर दिया हूँ, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्त, सीधे चलते हैं अपने थ्योरी वाले पोर्शन पर। और हमारा पहला पॉइंट है कि व्यवहार में परिवर्तन होना सामान्य अर्थ से होता है सीखना का। तो ऐसे चीज़ें कह सकते हैं आप कि सीखना का सामान्य अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो याद रखिएगा, सीखने को अधिगम कहा जाता है। अगला पॉइंट, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन होना अधिगम है। ये परिभाषा जो है गिलफोर्ड महोदय की कही गई है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है अधिगम से संबंधित। तो याद रखिएगा, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अगला हमारा पॉइंट है, व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया ही अधिगम है। व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया ही अधिगम है, ये स्किनर महोदय की परिभाषा है। तो याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे, और अगला पॉइंट है, पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। और ये बात काल्विन महोदय जी ने कहा है। तो ये भी परिभाषा है, इसको भी याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे, और अगला परिभाषा, अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जैसे विकास। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अधिगम जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। आप जब से जन्म लेते हैं धरती पर, तब से आप जब तक मृत्यु नहीं प्राप्त कर सकते तब तक आप सीखते रहते हैं। तो अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये विकास से रिलेटेड पॉइंट कहा गया है, विकास। तो याद रखिएगा, विकास और वृद्धि दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। विकास जो है निरंतर चलता रहता है जीवन भर, लेकिन वृद्धि जो होती है एक तय सीमा के बाद रुक जाता है। अगला पॉइंट है समीक्षात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग जिसको कहते हैं, में जिस प्रकार मानसिक क्रियाएं जैसे कि दिशा, व्याख्या, चयन, सृजन और समालोचना होती है, वही क्या होता है, अधिगम कहलाता है। और ये डिफिनीशन क्रो एंड क्रो ने कहा है। अब चलते हैं अगला पॉइंट, और अगला पॉइंट है कि अधिगम प्रक्रिया के कितने कारक होते हैं, तो 8 कारक होते हैं अधिगम प्रक्रिया के, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं, पिछड़े वर्ग के बच्चों की शिक्षण समस्या का समाधान किया है, किसने किया है, तो इटाइड और सैंग्यून ने किया है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा।
अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, और अगला पॉइंट है कि किस मनोवैज्ञानिक ने दावा किया था कि वह अपनी इच्छा अनुसार बालक को डॉक्टर, इंजीनियर बना सकता हूं। तो किस मनोवैज्ञानिक ने दावा किया था? तो वो वाटसन, काफ़ी फेमस वैज्ञानिक है वाटसन, और इनका नाम मनोविज्ञान की लिस्ट में सबसे पहला रहता है, और यह व्यवहारवाद के जनक इन्हीं को कहा जाता है, वाटसन को ही। यह एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, और इन्होंने कहा था कि आप मुझे एक बालक दो और आप जो कहो वो उसको बना सकता हूँ, चोर, चाई, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी कहो उसको बना सकता हूँ, वाटसन महोदय जी ने कहा था। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, और अगला पॉइंट है कि शिक्षण कार्यों के आधार पर भी शिक्षण प्रयत्न का विश्लेषण किया जा सकता है, ये सोरेनसन और हस्क महोदय जी ने कहा है। अगली डिफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, और ये कथन जो है वुडवर्थ महोदय जी ने कहा है कि सीखना एक विकास की प्रक्रिया होती है। तो इंपॉर्टेंट परिभाषा है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट, अधिगम का आधार है परिपक्वता। जैसे जैसे आप परिपक्व होते चले जाएंगे, आपका अधिगम जो है काफ़ी ज़्यादा और अनुभव भी काफ़ी ज़्यादा होता चला जाएगा। तो अधिगम का आधार जो होता है वह परिपक्वता होता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, और सीखने के नियमों को प्रतिपादित करने वाले कौन वैज्ञानिक हैं? तो वह थॉर्नडाइक महोदय जी हैं। तो याद रखिएगा, सीखने के नियम, सीखने के 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम किसने दिया? तो थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत इन्हीं का सिद्धांत है, अधिगम से रिलेटेड। अगला पॉइंट है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया किसने कहा है? तो वुडवर्थ महोदय ने कहा है। तो ये भी परिभाषा वुडवर्थ से ही रिलेटेड है, याद रखिएगा। अगर आपको अधिगम से रिलेटेड जितनी भी परिभाषाएं दी गई है, जो भी मनोवैज्ञानिक की, अगर उसको ट्रिक के साथ आप याद करना चाहते हैं तो आप एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में कहिएगा, उसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा याद करने के लिए। तो चलिए दोस्त, अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अधिगम की क्रिया जीवन प्रयत्न किस रूप में चलती रहती है? तो वह चेतन और अचेतन रूप में अधिगम की प्रक्रिया जो है जीवन भर चलती रहती है। चेतन का मतलब कि जो आपके वर्तमान स्थिति में जो आप कार्य को करते हैं, सोचते हैं, वो चेतन स्थिति कहलाती है। अचेतन स्थिति जो भविष्य में कभी वो आपका कार्य याद आ जाता है, मतलब कि आज जो कार्य किए हैं, पढ़ाई का कार्य, वो भविष्य में वो क्रियाएं याद आ जाती हैं, तो उसी को अचेतन मन कहा जाता है। तो अधिगम की प्रक्रिया जीवन प्रयत्न चेतन और अचेतन की तरह चलती रहती है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, और अगला पॉइंट है कि अधिगम किसी परिस्थिति से भिन्न ढंग से कार्य करने की क्षमता है, जो कि परिस्थिति के अनुसार पूर्व अनुभवों के कारण आती है। यह कथन किसने? तो गुथरी महोदय जी का यह कथन है। ठीक, अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, और अधिगम की प्रक्रिया में कितने चरण हैं? तो 4 चरण होते हैं अधिगम की प्रक्रिया में, याद रखिएगा 4 चरण होते हैं। अब अगला पॉइंट, हल का सबलीकरण का सिद्धांत कौन सिद्धांत है? अधिगम का एक सिद्धांत। देखिए इनके सिद्धांत का नाम सबलीकरण का सिद्धांत भी कह सकते हैं, प्रबलन का सिद्धांत भी इनके सिद्धांत को कहा जाता है, या पूर्णबलन का भी सिद्धांत आप इसको कह सकते हैं। कई नाम इसके नाम हैं। ठीक, काफ़ी फेमस वैज्ञानिक हल महोदय जी हैं, और यह अमेरिका के रहने वाले हैं हल महोदय जी। तो अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, और स्किनर का सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत अधिगम का ही भी सिद्धांत ये भी है, और सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत यह कहता है कि कोई भी बालक सक्रिय रहकर सीखता है, या सक्रिय रहकर ही कोई कार्य कर सकता है। ठीक, ये भी अमेरिकी वैज्ञानिक है, चूहे कबूतर पर इन्होंने प्रयोग किया था अपना ये सिद्धांत। काफ़ी फेमस वैज्ञानिक है इन्होंने इस उद्दीपक को क्रिया में बदलने का कार्य इन्होंने ही किया था। इन्होंने कहा था कि पहले बालक क्रिया करता है, फिर उसको उद्दीपक या पूर्णबलन उसको मिलता है। उसका थॉर्नडाइक का ये विपरीत सिद्धांत इन्होंने दिया था, थॉर्नडाइक के। ठीक, याद रखिएगा, थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था वो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत था, लेकिन इनका जो सिद्धांत था क्रिया प्रसूत उद्दीपक का सिद्धांत, इनको सिद्धांत को कह सकते हो। यानी कि पहले क्रिया होती है इनके सिद्धांत में, स्किनर के, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में पहले उद्दीपक सामने दिखाई देता है। ठीक, अगला पॉइंट है सूच का सिद्धांत कोहलर का है, और ये एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। इनका मानना था कि जो अधिगम होता है
वो अचानक होता है, अपने आप वातावरण से उत्पन्न हो जाता है अधिगम। तो सूझ का सिद्धांत भी उसको कह सकते हैं। अब आगे चलते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो पावलाव हैं। इन्होंने क्या किया था कि घंटी को कुत्ते के लार से संबंध बना दिया था, अनुबंधन बना दिया था। इसीलिए इनके जो सिद्धांत है उनको अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है। एक इनके सिद्धांत से एक काफी फेमस प्रश्न बनता है कि सीढ़ियों के उतरते समय पांव से जो पैर के आवाज होती है उससे कुत्ते के लार का टपकना किसका सिद्धांत है? तो यह भी पावलाव का सिद्धांत है। तो याद रखिएगा, काफी सिद्धांत में महत्वपूर्ण इनका सिद्धांत है अधिगम के अंदर। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, और अगला पॉइंट है क्लासिक अनुबंधन सिद्धांत, और ये भी सिद्धांत जो है पावलाव के ही नाम आता है। क्लासिकल थ्योरी भी कह सकते हैं या क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक, अब इस पॉइंट में कहा गया है कि क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत में कौन से तत्व पर सर्वाधिक बल दिया जाता है? तो पुनरावृत्ति पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। थॉर्नडाइक का संबंध अमेरिका से मैंने बता चुका हूं। और अब चलते हैं अगला पॉइंट, मनोवैज्ञानिक पावलाव का प्रयोग आधार था कुत्ते पर, मैंने अभी बताया आप लोगों के लिए। अगला पॉइंट है पावलाव के 3 सिद्धांत, एक संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इनके सिद्धांत को कह सकते हैं पावलाव के। ठीक, अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, और अगला पॉइंट है कि अनुकूलित अनुक्रिया में प्राकृतिक उद्दीपक कौन है? तो वह भोजन होता है, प्राकृतिक उद्दीपक की तौर पर अगर हम बात करें तो। अगला पॉइंट, थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया? तो बिल्ली पर। अगला पॉइंट पर चलते हैं, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत माना जाता है तो शिक्षण का सिद्धांत माना जाता है। जैसे नीचे पूरा सिद्धांत दिया गया है शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों के अंतर्गत, देखिए कौन कौन से। पहले क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन में संबंधता का सिद्धांत, हेतु प्रयोजन का सिद्धांत और चुनाव का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, इनके सिद्धांत को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, और बालक की पाठ्य वस्तु, ये पॉइंट है कि बालक की पाठ्य वस्तु अथवा ज्ञान को अपने मस्तिष्क में ठोस प्रकार से तभी जमा कर सकते हैं जब बालक को कराया जाए बार बार आवृत्ति या अनुक्रिया। मतलब एक ही क्रिया को जब बार बार आप उस बालक से कराते हैं तो वो एक उसका जो होता है ना अभ्यास, वो उसके प्रति अनुभवी हो जाता है, और उस क्रिया पर उसको ध्यान भी नहीं रहेगा ना, तभी उस क्रिया को सफल तरीके से कर सकता है। तो याद रखिएगा, बालक किसी भी पाठ्य वस्तु या ज्ञान को अपने मस्तिष्क में ठोस प्रकार से तभी जमा कर सकता है जब आप उसकी बार बार अभ्यास या अनुक्रिया उसकी कराएंगे। अगला पॉइंट है, संपूर्ण पाठ्य वस्तु को बालक के सामने प्रस्तुत करना चाहिए उचित खंडों में। उचित खंडों में संपूर्ण पाठ्य वस्तु को आप बालक के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर बिना खंड के मतलब बिना बांटकर आप उसको प्रस्तुत करेंगे तो वह एक प्रकार का नकारात्मक उद्दीपक का कार्य करेगा, आपका जो पाठ्य वस्तु होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये पाठ्य के शुरू में प्रस्तुत किया जाता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, बालक के सामने पाठ्य सामग्री में अनंत ज्ञान को रखना चाहिए, चुन चुन कर जो महत्वपूर्ण होते हैं उन सामग्रियों का जो ज्ञान होता है उसमें रखना चाहिए बच्चों के पाठ्य वस्तु में। ठीक, सामग्री के रूप में। मान लीजिए कि जब आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल वस्तु का प्रयोग करते हैं तो उसमें ऐसी वस्तुओं को रखिए ना कि जो बच्चों को ज़्यादा ज्ञान प्रदान करती है, ज़्यादा सीखने में सहायता करती है, तो उन चीज़ों को चुन चुन कर आपको रखना है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, और अगला पॉइंट है हमारा कि बालक को अपने जीवन से संबंधित वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना होता है, स्वाभाविक रुचि के अनुसार प्राप्त करना होता है। अगर उनकी स्वाभाविक रुचि उस प्रति नहीं है तो वो उसको उस पर वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, स्वाभाविक रुचि की काफ़ी आवश्यकता होती है उनको। अगला पॉइंट, सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया है तो थॉर्नडाइक महोदय ने किया है, मैंने बता चुका हूं। 3 मुख्य नियम है और 5 इनके गौण नियम है, आगे उसकी और भी चर्चा की जाएगी। अब चलते हैं आगे, और अगला पॉइंट है कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत में संबंध पाए जाते हैं SR
संबंध पाए जाते हैं, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी जिसको कहा जाता है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। बिल्ली के सामने पहले उद्दीपक होता है, मछली का टुकड़ा, तभी उसको देखकर वो अनुक्रिया करती है और वो बॉक्स से बाहर निकलती है। अगला पॉइंट है, इस प्रकार का अनुबंधन होता है क्रियाशील अनुबंधन कहलाता है। और पूछे कि इस प्रकार के अनुबंधन के जनक कौन है, तब आप पावलोव पर जाइएगा। अगर आर टाइप्स के अनुबंधन के जनक कौन है तो स्किनर पर जाइएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है प्रश्न। अगले पॉइंट, प्रभाव का नियम प्रतिपादित किया थॉर्नडाइक ने, मैंने बता दिया 3 मुख्य नियमों में से एक ये नियम है। अगले पॉइंट पर कि संबंधवाद का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो ये थॉर्नडाइक महोदय संबंधवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अब देखिए, ये है थॉर्नडाइक के मुख्य 3 नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। ये थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है और 5 गौड़ नियम भी होते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम आधारित होता है सीखने की प्रक्रिया में बार बार दोहराने से संबंध दृढ़ हो जाता है। ये अभ्यास का नियम कहता है थॉर्नडाइक का, ठीक, कि आप किसी भी क्रिया को अगर बार बार दोहराते हैं तो आप उस क्रिया के प्रति दृढ़ हो जाते हैं और आपका ध्यान कहीं और भी रहेगा तो भी आप उस क्रिया को कर लेते हैं आसानी से। अगला पॉइंट, प्राणी पर प्रभाव डालता है। इस उद्दीपक जो होता है वो प्राणी पर प्रभाव डालने का कार्य करता है। अगला पॉइंट, प्राणी जिसके फलस्वरूप कार्य करता है, यानी जिस उद्दीपक के फलस्वरूप कार्य करता है उसको हम क्या कहते हैं, अनुक्रिया कहते हैं। अगला पॉइंट, प्रयास एवं त्रुटि मूलतः सिद्धांत है थॉर्नडाइक का। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, इन्हीं के सिद्धांत को कहा जाता है कि बार बार आप प्रयास करते हैं तो जो आपकी त्रुटियां होती हैं ना उसमें कमी आने लगती है, यही सिद्धांत ये कहता है इनका। अगले पॉइंट पर चलते हैं। और स्किनर ने अधिगम के सिद्धांत पर पहला प्रयोग किया, चूहे पर इन्होंने पहला प्रयोग किया था। सफेद चूहा था, स्किनर बॉक्स में उसको बंद किया था चूहे को, तो इन्होंने पहला प्रयोग किया था। फिर कबूतर पर भी किया 1943 में, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। 1938 वाला जो इनका चूहा पर प्रयोग था वो काफ़ी फेमस हुआ और इसी से इनकी पहचान भी बनी थी। फिर आगे चलते हैं। स्किनर द्वारा द्वितीय सिद्धांत कबूतर पर भी प्रयोग किया, आगे भी दिया है। अगला पॉइंट, उत्तेजना का संबंध है क्रिया प्रसूत से है। आप जितने उद्दीपक होंगे आपकी क्रियाएं उतनी ही ज़्यादा तीव्र होगी। तो उत्तेजना का संबंध क्रिया प्रसूत से होता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया तो स्किनर का नाम आता है। पहले क्रिया की जाती है, फिर आपको पूर्ण वर्णन या उद्दीपक मिलता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो वी.एफ. स्किनर महोदय जी हैं, क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक। फिर अगला पॉइंट, पूर्णबलन के सिद्धांत का प्रतिपादक बी.एफ. स्किनर जी हैं। पूर्णबलन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो बी.एफ. स्किनर जी हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो नैमित्तिक अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, इनके सिद्धांत के कई नाम होते हैं, हर सिद्धांत के कई ज्यादा नाम पाए जाते हैं, तो इसीलिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन को अन्य नाम से नैमित्तिक अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट, कोहलर कहाँ का निवासी था, तो जर्मनी का था। और कोहलर ने किस जानवर पर प्रयोग किया, वनमानुष, जिसका नाम क्या था, तो वह था सुल्तान, उसका नाम था। ठीक, याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। और अगला पॉइंट है कि सूझ सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है किसने, तो कोहलर ने दिया है। इनका सीधा मानना था गेस्टाल्टवादियों का कि किसी भी व्यक्ति के अंदर अधिगम अचानक होता है, अचानक वातावरण से उत्पन्न हो जाता है। अगला पॉइंट, कोहलर का विचार आधारित था गेस्टाल्टवादियों के विचार पर। सूझ का आधार क्या है, तो वह कल्पना होता है। ठीक, याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। और चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो टॉलमैन महोदय जी हैं। और इन्होंने चिन्ह अधिगम का सिद्धांत दिया था, काफी फेमस इनका सिद्धांत है चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। चूहे पर इन्होंने भी प्रयोग किया था, याद रखिएगा। अगला पॉइंट, संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो कूट लेविन जी हैं, संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादक। और ये भी एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट, थॉर्नडाइक के नियम पर किस मनोवैज्ञानिक के अधिकतर सिद्धांत आधारित थे,
तो हल का जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक के नियम पर ही आधारित थे और इनके सिद्धांत को पूर्ण बलन का भी सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर और अगला पॉइंट है अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सा है, तो वह उत्तेजना होता है। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान जो होता है वह उत्तेजना होता है। और अगले पॉइंट पर चलते हैं, सीखने के प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है, तो वह तत्परता से संबंधित होता है। सीखने के प्राथमिक मूलभूत नियम, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया प्रश्न है, तत्परता से संबंधित है। अगला पॉइंट पर चलते हैं, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है, तो वह है चिंतन और कल्पना होता है, व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार होता है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर और अगला पॉइंट है समानता का नियम, विस्मय का नियम और समीपता का नियम कौन सा है, तो साहचर्य का नियम है। इसी के नियम को कई नाम से जाना जाता है, साहचर्य के नियम को समानता का नियम, विस्मय का नियम और समीपता का नियम से नाम से जानते हैं। अब आगे चलते हैं, शिक्षकों को अध्यापन कार्य करते समय बालकों का बढ़ाना चाहिए, क्या उत्साह बढ़ाना चाहिए, तभी तो उसमें रुचि लेंगे और उसमें रुचि लेंगे तो वो उनको सीखने में काफ़ी और कक्षा का वातावरण भी प्रभावशाली हो जाता है। तो आप बालकों को क्या करना चाहिए, बालकों को उत्साहित करना चाहिए उसके प्रति, आप जो भी करा रहे हैं उसके प्रति। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, शिक्षक पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करके छात्रों के सामने प्रस्तुत करने से छात्रों में अधिगम के प्रति बढ़ती है अभिरुचि, तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनकी अभिरुचि बढ़ती है अगर आप पाठ्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं, एकदम क्रमबद्ध तरीके से। तब अगला पॉइंट, थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सी श्रेणी में आता है, तो व्यवहारवादी सिद्धांत के श्रेणी में जो है थॉर्नडाइक का सिद्धांत आता है। स्किनर भी व्यवहारवादी है, वाटसन भी व्यवहारवादी है, हॉल भी व्यवहारवादी है, तो इनका सिद्धांत सभी व्यवहारवादियों के अंतर्गत आने वाला सिद्धांत है। अगला पॉइंट, स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है जी कारक। एक देखिए, इन्होंने बुद्धि के दो कारक इन्होंने बताए थे, एक जी कारक और एक एस कारक होता है, जनरल फैक्टर जिसको कहते हैं और स्पेसिफिकल फैक्टर जिनको कहा जाता है। सामान्य कारक, विशिष्ट कारक। सामान्य कारक आपको वंशानुक्रम से मिल जाता है, माता पिता से, और जो विशिष्ट कारक होते हैं वो आपको वातावरण से मिलते हैं, उसमें से ये जी कारक की बात कही गई है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर और अगला पॉइंट है, किस व्यवहारवादी की मान्यता है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है, तो ये स्किनर द्वारा ये भाषा की बात करते हैं, स्किनर जाते हैं। अब देखिए यहाँ से पकड़ लीजिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, और क्रिया की बात पहले कौन करता है, तो स्किनर ही करते हैं, ठीक। अब चलते हैं और अगले पॉइंट पर और अगला पॉइंट है कि अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया, तो स्किनर ने ही दिया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट, नैतिक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो कोहलर से संबंधित है। नैतिक विकास का सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है, अगर मनोविज्ञान में बात किया जाए तो यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। आगे देख लेते हैं, कोहलर के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है, तो पूर्व परंपरागत अवस्था में। पूर्व परंपरागत अवस्था में वे बच्चे आते हैं जिनको नैतिकता के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता है, छोटे उम्र के बच्चे होते हैं। अगला पॉइंट, कोहलर के नैतिक विकास के सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं, तो 3। पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था, उत्तर रूढ़िगत अवस्था या उत्तर परंपरागत अवस्था। 3 अवस्थाएं हैं और 3 के 6 स्तर बताए गए हैं, तो ये 3 स्तर हैं और इसके 6 पार्ट बताए गए हैं, 6 भाग, इनके हर पार्ट के 2-2 पार्ट बताए गए हैं। पूर्व परंपरागत अवस्था में वे बच्चे आते हैं जिनके पास नैतिकता नहीं होती है, और परंपरागत स्तर में वे बच्चे आते हैं जिनके पास थोड़ी बहुत नैतिकता आती है लेकिन वो लालच बस कार्य को करते हैं या बाध्य होते हैं। उसके बाद उत्तर परंपरागत में वे बच्चे आते हैं जो अपनी नैतिकता, अपने निर्णय के प्रति वो स्वयं जिम्मेवार होते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं आगे, और क्षेत्रीय सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है, तो वह गेस्टाल्टवादियों के अंतर्गत आने वाला सिद्धांत है, और कूट लेविंग ने यह सिद्धांत भी दिया था। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत कूट लेविंग का सिद्धांत है, तो वह गेस्टाल्टवादियों के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं लास्ट
इस वीडियो का पॉइंट है व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम है उसे कहते हैं क्या, अधिगम कहा जाता है। तो याद रखिएगा। और ये थे हमारा जो पार्ट 5वां था अधिगम के सिद्धांत का, अब समाप्त हो गया अधिगम का सिद्धांत। तो चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।